आखिर भारत में हर कुछ महीनों में किसी बड़ी औद्योगिक दुर्घटना की खबर क्यों आती है? देखिए, ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये उन लोगों की कहानियां हैं जिनकी जिंदगी एक झटके में बदल जाती है। तो आज हम इसी बात को समझने की कोशिश करेंगे, भारत के रासायनिक सुरक्षा के पूरे ढांचे को देखेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इतने सारे कानूनों के बावजूद भी आखिर ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हम किन किन पहलुओं पर बात करेंगे। हम हाल की कुछ घटनाओं से शुरू करेंगे, फिर इतिहास के उस एक बड़े हादसे पर जाएंगे जिसने सब कुछ बदल दिया। उसके बाद हम आज के इंस्टीट्यूशनल और लीगल फ्रेमवर्क को समझेंगे और आखिर में बात करेंगे कि कागज पर बनी नीतियों और जमीनी हकीकत में कितना बड़ा फासला है। अभी हाल ही की बात है, महाराष्ट्र के बोईसर में केमिकल यूनिट से ओलियम गैस लीक हो गई। सोचिए, हवा में जहर घुल गया। ये सिर्फ पर्यावरण के लिए ही नहीं, बल्कि वहां रहने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए एक सीधा सीधा खतरा था। ये एक गंभीर चेतावनी है कि खतरा हमारे कितना नजदीक है। और यहीं से वो सवाल उठता है जो हम सबको परेशान करता है। जब हमारे पास इतने नियम हैं, इतने कानून हैं, तो फिर जमीन पर ऐसी भयानक दुर्घटनाएं बार बार क्यों हो रही हैं? आखिर वो कौन सी कमी रह जाती है जिसकी कीमत लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है? तो बात ये है कि बॉयसर की जो घटना है वो अकेली नहीं है। असल में ये एक बहुत ही चिंताजनक ट्रेंड का हिस्सा है। चलिए इस बड़ी तस्वीर पर एक नज़र डालते हैं। थोड़ा पीछे चलते हैं। मई 2020 में विशाखापत्तनम, वहां एलजी पॉलीमर्स प्लांट से स्टायरीन गैस लीक हुई थी। इस एक हादसे ने हजारों लोगों की जिंदगी पर असर डाला था। और ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। फिर खबर आई पालघर विरार से, जहां एक मिल्क प्लांट से अमोनिया गैस लीक हो गई। ये भी इंडस्ट्रियल सेफ्टी में एक बड़ी लापरवाही का ही मामला था। और मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे वाला हादसा तो याद ही होगा। एक टैंकर जो कि बहुत ज्यादा ज्वलनशील प्रोपेलीन गैस से भरा था, वो पलट गया। नतीजा, देश का एक सबसे बिजी हाईवे घंटों तक थम गया। तो देखिए, समझने वाली बात यह है कि ये कोई एक दो अलग अलग हादसे नहीं है। जब इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं तो एक पैटर्न साफ नजर आता है। ये दिखाता है कि हमारे इंडस्ट्रियल सेफ्टी सिस्टम में कहीं ना कहीं कोई बड़ी गड़बड़ी है, एक ऐसा ट्रेंड जिसे नज़रअंदाज करना अब मुमकिन नहीं है। लेकिन ये सब कानून और नियम आए कहाँ से? आज हमारे पास जो भी ढांचा है, उसे समझने के लिए हमें इतिहास में वापस जाना होगा। एक ऐसी रात में जिसने भारत में इंडस्ट्रियल सेफ्टी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये पूरे देश के लिए एक वेकअप कॉल था। इसने हमें आईना दिखाया कि हमारे जो मौजूदा कानून थे, जो उस वक्त ज्यादातर इंडियन पीनल कोड के भरोसे थे, वो ऐसी भयानक आपदा से निपटने के लिए बिल्कुल नाकाफी थे। और ये जो आंकड़ा है 2000 से भी ज्यादा, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये 2000 से ज्यादा जिंदगियां थीं जो एक रात में खत्म हो गईं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो तबाही कितनी बड़ी थी। और इसी भयानक तबाही के बाद सरकार जागी और उसे एक मजबूत कानूनी और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाने पर मजबूर होना पड़ा। वही फ्रेमवर्क जो आज हमारी सुरक्षा का आधार है। तो फिर कौन कौन सी संस्थाएं बनाई गईं? आखिर जिम्मेदारी किसकी है? चलिए इस पर नजर डालते हैं। इसमें मुख्य तौर पर दो बड़ी संस्थाएं सामने आती हैं। एक है NDMA यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसका काम है गाइडलाइंस बनाना। और दूसरी है MOEFCC, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट्स एंड क्लाइमेट चेंज, जो केमिकल डिजास्टर के मामलों में नोडल मंत्रालय है, यानी कि मेन एजेंसी है। ठीक है, तो ये तो हो गई संस्थाएं। अब बात करते हैं उन कानूनों की जो असल में सुरक्षा की ढाल का काम करते हैं। ये वो नियम कायदे हैं जो बढ़ते इंडस्ट्रियल खतरों से बचाने के लिए बनाए गए। भोपाल के बाद एक एक करके कई अहम कानून लाए गए। सबसे पहले 1986 में आया एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। इसे आप एक तरह का अम्ब्रेला एक्ट समझ सकते हैं, जो सब पर लागू होता है। फिर 1989 में आए MSHIC रूल्स, जो खास तौर पर खतरनाक केमिकल्स को हैंडल करने के लिए थे। इसके बाद 1991 में पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट लाया गया ताकि पीड़ितों को फौरन मुआवजा मिल सके। और फिर 1997 में नेशनल एनवायरनमेंट अपीलेट अथॉरिटी एक्ट, ताकि न्याय की प्रक्रिया सही से चले। तो संस्थाएं भी हैं, कानून भी हैं, और यहीं हम पहुंचते हैं सबसे बड़ी चुनौती पर, जो है पॉलिसी और असलियत के बीच का फासला। यानी जो कागज पर है और जो जमीन पर हो रहा है, उसमें कितना अंतर है।
यहाँ सब कुछ बिल्कुल साफ है। एक तरफ है हमारे बनाए हुए मजबूत कानून, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, MSHC रूल्स और भी बहुत कुछ, और दूसरी तरफ है हाल में हुए हादसे, बोईसर, विरार, विशाखापट्टनम। ये दिखाता है कि कानून होना एक बात है और उनका असर दिखना बिल्कुल दूसरी। ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। तो ये सब हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। भारत के पास कानून तो है, ढांचा भी है, तो फिर इन आपदाओं को रोकने में वो कौन सी कड़ी है जो मिसिंग है? असल में चूक कहाँ हो रही है? साफ है कि भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अब सिर्फ नए कानून बनाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि ये पक्का करना होगा कि जो कानून हैं वो जमीन पर सख्ती से लागू हों। असली चुनौती कागज पर नहीं, बल्कि इम्प्लीमेंटेशन में है, और सवाल यही है कि इस चुनौती से निपटने के लिए हम कितने तैयार हैं।